दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 335 नंबर का लेक्चर है। देखिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में लगभग सभी विषय को कवर किया जा रहा है। अभी तक में हम लोगों ने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न और संविधान के 4 विषय पूरी तरह से समाप्त कर दिया और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरी तरह से पढ़ा दिया गया। अब इंडियन ज्योग्राफी की बारी आई है। ठीक है, तो आज 335 नंबर का लेक्चर है। आज अगर आप ये पूरी क्लास देखते हैं तो 10,020 से लेकर 10,050 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब 10,000 सवाल मैं आपको पढ़ा दूंगा और देखिए वो दिन पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है। जो चैप्टर दोस्तों ये भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित चैप्टर है और जब भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया और वर्ल्ड दोनों के सवालों को एक बार फिर से आपको देखना पड़ सकता है। कई सारे सवाल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समय देंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया। आप अगर किसी विषय का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और पर्टिकुलर वो विषय मजबूत करना चाहते हो तो एक बार आइए आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं सीधे सवालों पर और बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा सवाल और अपना जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था? सिर्फ आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इनका नाम था कास्ते द बफन। क्या नाम था? कास्ते द बफन। और ये क्या थे दोस्तों? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। क्या थे? यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इनका नाम है कास्ते द बफन दोस्तों, ये इनका नाम है। याद रखेंगे, इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या किया था। ये भूगर्भिक इतिहास अगर आप पढ़ेंगे ना, सच बताऊं तो इतना व्याख्या आपको इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलेगा। अरे इतिहास की शुरुआत तो आप पढ़ते हैं कि भाई 3 तरह की चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक। प्राचीन के अंतर्गत जाएंगे तो दोस्तों आप पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद जो है बाद वाला। ठीक है, उसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारी चीजें तो उसके भी पहले की है। ठीक है, तो ज्योग्राफी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। बस आप मन से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि आर्कियोजोइक तथा प्रोटीरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए 2 महाकल्प हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले होता है महाकल्प, महाकल्प के बाद कल्प होता है, कल्प के बाद युग होता है। ये एक सीक्वेंस होता है, इसको आप याद रखेंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ पर पहले साल होता है यानी वर्ष होता है, फिर उसके अंतर्गत महीने आते हैं, महीनों के अंतर्गत पक्ष आते हैं, पक्ष जो 15 दिनों का होता है उसके अंतर्गत सप्ताह आते हैं, सप्ताह के अंतर्गत दिन आते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से यहां भी है। तो कह रहा है जो आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक है, इस महाकल्प को दोस्तों सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन कल्प का ईरा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन ईरा के नाम से दोस्तों जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन ईरा। ठीक है, प्रे नहीं यार, प्री होगा ना, बोल के आ रहा हूं, देखिए लिख के आ रहा हूं। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन ईरा के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। इस पीरियड में दोनों जो है महाकल्प को जोड़ दिया जाता है, यानी इन दोनों महाकल्प को जोड़कर एक जगह रखा गया है। ठीक है, जब कभी आपके सामने प्री कैम्ब्रियन की बात हो तो आप याद रखेगा वहां पर आर्कियोजोइक की और प्रोटीरोजोइक दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, और ये कब से कब तक चला दोस्तों? तो ये 59 करोड़ साल से लेकर के 4 अरब वर्ष तक दोस्तों ये रहा है। ठीक है, देखिए जब आप पीछे के समय में जाते हैं ना तो गिनती को उल्टा लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। सोचिए आज से 4 अरब साल पहले क्या उस समय धरती पर कुछ रहा होगा? कुछ नहीं था। क्या मानव सभ्यता थी? एकदम नहीं था। क्या आदि मानव थे? कुछ नहीं था। अभी तो समुद्रों का निर्माण तक नहीं हुआ है। ठीक है, अभी पृथ्वी क्या है दोस्तों? अभी जस्ट पृथ्वी क्या है, एकदम गर्म आग का गोला है, पृथ्वी को ठंडा होना बाकी है। ये 4 अरब वर्ष से आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी दिखाता हूं, एक एक सवाल आपको मिलेगा, सीक्वेंस से मैंने सारे सवाल सेट किए हुए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो मजा खूब आएगा। कह रहा किस महाकल्प में समुद्र में विभिन्न प्रकार के अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ? ये अपृष्ठवंशी क्या है दोस्तों? आप पढ़े होंगे सबसे पहले समुद्र में एक कोष की जीव का विकास हुआ था। पृष्ठ मतलब जिनके पीठ पर कोई भी रीढ़ की हड्डी उपलब्ध नहीं थी, पढ़ा है ना? तो याद रखेंगे यही है दोस्तों अपृष्ठवंशीय जीव। ठीक है, जहां पर कोई पृष्ठ नहीं थे और इनका विकास किस युग में हुआ है? तो जो आर्कियोजोइक काल है दोस्तों, इस काल में पृथ्वी ठंडी हो रही थी। और जो प्रोटीरोजोइक काल है, ठीक है, जो प्रोटीरोजोइक
जोइक जो काल है दोस्तों, इस काल में समुद्र में धीरे धीरे छोटे छोटे अपृष्ठवंशी जीवों का विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति दोस्तों, अगर बात हुआ जाए कि जीवन की उत्पत्ति, जीवन नहीं, आप कहिए जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, जीवन नहीं, जीवों की उत्पत्ति का सिलसिला दोस्तों कहां से चला है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह प्री कैम्ब्रियन एरा से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन जो काल है दोस्तों, इसी समय जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई थी। देखिए, जीव से मतलब नहीं है कि कोई डायनासोर पैदा हो जाए। ठीक है, वो तो जुरासिक काल में आप पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम छोटे छोटे जीवों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस महाकल्प में समुद्र में ऋण विहीन जीवों का भी उद्भव हुआ। ठीक है, अभी पीछे दोस्तों आपने पढ़ा अपृष्ठ, यहां पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ दोस्तों, अपृष्ठवंशीय जीव। ठीक है, जिसके नीचे कोई पृष्ठ ना हो, ठीक है, कोई तल ना हो, ऐसे जीवों का निर्माण हुआ। ठीक है, वंशीय जीवों का विकास। ठीक है, जीवों का विकास। और आपने पढ़ा दोस्तों, इन जीवों का विकास कहां पर हुआ है दोस्तों, यह प्री कैम्ब्रियन काल के जीव हैं। ठीक है, कहां के हैं दोस्तों, यह प्री कैम्ब्रियन काल के जीव हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप प्री कैम्ब्रियन काल के बारे में पढ़ते हैं, तब दोस्तों आप वहां क्या पढ़ते हैं, प्रोटीरोजोइक के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका नाम भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। किसका नाम याद रखेंगे, प्रोटीरोजोइक का नाम। ठीक है, प्रोटीरोजोइक। ठीक है, प्रोटीरोजोइक एरा जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत आप अपृष्ठीय जीवों का विकास पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपसे साफ तौर पे पूछ रहा है कि किस महाकल्प में समुद्र में ऋण विहीन जीवों का विकास हुआ, तो कुछ भी अलग नहीं है। जब मैंने बताया कि अपृष्ठवंशी जीवों का विकास, उसी के साथ धीरे धीरे, ये इतना छोटा कालखंड नहीं था, 4 अरब साल से स्टार्ट हुआ प्री कैम्ब्रियन एरा, और चला कहां तक दोस्तों, सीधे सीधे चला कहां तक, ये कैम्ब्रियन एरा नहीं है। प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन के भी पहले का समय, ध्यान दीजिएगा। कैम्ब्रियन एरा बाद में आएगा, कैम्ब्रियन के पहले के समय को प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। ठीक है, उस तरह से आप समझिए बातों को। तो दोस्तों ये चला है 4 अरब साल पहले से लेकर के 59 करोड़ वर्ष तक चलकर आया। करीब 3.5 अरब साल का ये पीरियड है। इस पीरियड में बहुत कुछ घटनाएं घटी, पृथ्वी ठंडी हुई, धीरे धीरे समुद्रों का निर्माण हुआ, समुद्र के भीतर जो है अपृष्ठवंशीय जीवों का निर्माण हुआ, ऋण विहीन जीवों का, ऋण नहीं है, लिखा है ऋण विहीन, ऋण की हड्डी उनके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ऋण विहीन जीवों का उद्भव हुआ, और इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, यही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, ये जो समय है दोस्तों, खास करके जो प्रोटीरोजोइक का समय है। ठीक है, इसी दौरान दोस्तों इसका भी उत्पत्ति हुआ। ठीक है, एक चीज दोस्तों यहाँ पर याद रखेगा, अभी तो जीव है, अब जीवों को खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो दोस्तों इसी पीरियड में समुद्री घास का भी उद्भव हुआ। ठीक है, समुद्री घास का उद्भव, किसका उद्भव, समुद्री घास का उद्भव। ठीक है, पहली बार दोस्तों किस पीरियड में समुद्री घास का उद्भव हुआ है, तो याद रखिएगा प्री कैम्ब्रियन एरा में। पूछ सकता सवाल ना, हो सकता है मछली वाला सवाल ना पूछ करके यही सवाल आपसे पूछ दे। हाँ, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिए। अगला सवाल दे रहा है कि स्थल यानी भूमि पर, जमीन पर पहली बार वनस्पति का उद्भव दोस्तों किस काल में हुआ। देखिए, जमीन पर वनस्पति, अभी आपने पढ़ा सागर में वनस्पति ना, आपने पढ़ा समुद्री वनस्पति के बारे में। ठीक है, समुद्री वनस्पति, और समुद्री वनस्पति कुछ और नहीं है, यही घास तो है। और ये कब आई दोस्तों, ये इसका विकास हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में, ये तो दोस्तों समुद्र के अंदर हुआ। अभी तो आपसे स्थल पर पूछ रहा है कि स्थल खंड पर दोस्तों पहली बार वनस्पति का उद्भव दोस्तों कब हुआ है। क्या ये भी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ? नहीं, ये हुआ दोस्तों सिलुरियन काल में। किसमें हुआ है? सिलुरियन। ठीक है, सिलुरियन काल में दोस्तों क्या हुआ है, याद रखेंगे, स्थलों पर दोस्तों वनस्पति का उद्भव देखने को मिला है, सिलुरियन। ठीक है, लेकिन ये जो वनस्पतियां थी, ये पत्ती विहीन वनस्पतियां थी। क्या थी दोस्तों? ये जो वनस्पतियां थी, ये पत्ती विहीन वनस्पतियां थी। आप कहेंगे सर वनस्पति ऐसी क्या जो पत्ती विहीन हो? हाँ,
ये पत्ती विहीन ही वनस्पतियां थी शुरुआत में, ठीक है। और याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा मात्रा में कहां फैली हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में। हो सकता है कि सवाल यहां से भी पूछ ले, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के पत्ती विहीन वनस्पतियों का दोस्तों बहुतायत मात्रा में देखा गया है पुराने समय में, जो कि सिल्यूरियन काल की वनस्पतियां हैं, ये उनके बारे में बता रहा हूं। अगला सवाल दे रहा है कि सागर में रीढ़ वाले जीवों का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आ गए यहां पर रीढ़ वाले जीव। क्या आ गए दोस्तों, यहां पर रीढ़ वाले जीव आ गए हैं। तो कह रहा है समुद्र में जो रीढ़ वाले जीव हैं इनका विकास कब हुआ। अच्छा, बिना रीढ़ वाले प्रोटीरोजोइक काल में पैदा हुए थे, और रीढ़ वाले दोस्तों चाहे अपृष्ठवंशी की बात करेंगे तो भी प्रोटीरोजोइक में आए हुए थे, ठीक है। अलग बात है कि प्रोटीरोजोइक और आर्कियोजोइक दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, उसे प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं या काल कहते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है कि सागर में रीढ़ वाले जीवों का विकास दोस्तों कब हुआ है, तो हुआ दोस्तों डिवोनियन काल में। किस काल में दोस्तों, डिवोनियन काल, ठीक है, डिवोनियन काल में। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने इतनी बार ज्योग्राफी पढ़ा लेकिन ये आर्कियोजोइक प्रोटीरोजोइक हमने सुना ही नहीं। हमने कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन के बारे में सुना लेकिन इन चीजों के बारे में नहीं सुना। देखिए सुनिए, जरूरी सुनना, नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, परीक्षा के लिए तैयार कैसे हो पाएंगे। इस स्तर पर अगर आपकी तैयारी है तब तो जानिए आपको कुछ आता है, नहीं तो फिर कहानी खराब है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेगा कि समुद्र में रीढ़ वाले जीवों का विकास कब हुआ, तो याद रखेगा डिवोनियन काल में दोस्तों रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ है। और ये वही समय है जिस समय धीरे धीरे उभयचर जीवों का विकास भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। उभयचर जीवों का विकास भी प्रारंभ हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। उभयचर का मतलब क्या हो गया, जो स्थल और जल दोनों पर रहते हो उन्हें उभयचर कहा जाता है। जैसे मेढक देखिए पानी के भीतर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। कछुआ को देख लीजिए, पानी के भीतर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। मगरमच्छ को, हालांकि इस तरह के जीवों का विकास नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उभयचर जीवों का विकास होना ये डिवोनियन काल में ही संभव हो पाया। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में अरावली पर्वत दोस्तों भारत में कहां है, तो आपने पढ़ा दोस्तों मुख्य रूप से तो राजस्थान में है। मुख्य रूप से कहां पर है, राजस्थान में। यह अलग बात है कि राजस्थान से होते हुए हरियाणा को छूते हुए या नई दिल्ली तक दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इसे आप याद रखें, ठीक है। और इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसे माउंट आबू के नाम से जानते हैं। आइए सवाल पर आते हैं। करा भारत में अरावली पर्वत तथा धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ दोस्तों एक जिला भी एक स्थान है, कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। धारवाड़ चट्टानों की खासियत क्या है कि इसके अंदर धात्विक चीजें पाई जाती हैं, जैसे लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, ठीक है, अभ्रक पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, ये सब पाया जाता है ना। याद रखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक से लेकर उधर उड़ीसा से लेकर इन सब क्षेत्रों में दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। करा भारत में अरावली पर्वत तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण ये किस युग में हुआ है दोस्तों, तो इसका निर्माण हुआ है कनाडियन काल में। कौन सा, कनाडियन, ठीक है, कनाडियन, ठीक है, कनाडियन काल में दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को तो नवीन पर्वत कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण बहुत बाद में चलकर हुआ है। भारत में सबसे पहले अगर कोई पर्वत बना है ना तो अरावली पर्वत बना है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसी को कनेडियन को ही क्या कहते हैं, इसी को लॉरेंसियन शील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को लॉरेंसियन शील्ड भी कहते हैं। तो अगर ये शब्द कभी आ जाए ना तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। पता चला लॉरेंसियन शील्ड कुछ अलग से नहीं, अलग से कुछ नहीं भाई, जो है वो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो मेरे दिमाग में आया। अगर ना आया होता तो कनेडियन पढ़ा के आगे बढ़ जाता, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा किस काल में पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का निर्माण हुआ। देखिए गहरे सागर और छिछले सागर, गहरा का विलोम होता है छिछला, छिछला या उथला, जो कम गहरे समुद्र थे, ठीक है। तो याद रखेंगे करा किस काल में पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे सागरों का निर्माण हुआ। तो इनका निर्माण दोस्तों कैम्ब्रियन काल में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों, कैम्ब्रियन काल में दोस्तों इसका निर्माण हुआ। जबकि दोस्तों गहरे समुद्रों का निर्माण वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ठीक है, जिसके अंतर्गत आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों आते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, छिछले समुद्र पूछेगा तो कैम्ब्रियन बताइएगा, ठीक है। एक सवाल और देता है, कभी कभी दोस्तों एक शब्द यहां पर देता है पेलियोजोइक। क्या देता है दोस्तों,
पेलियोजोइक देता है तो इसको भी जरा याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में कैम्ब्रियन न दे करके पेलियोजोइक दे दे, जैसे प्री कैम्ब्रियन ना करके आर्कियोजोइक कह सकता है या प्रोटीरोजोइक कह सकता है ना, उसी तरह से यहाँ पेलियोजोइक भी बोल सकता है। तो चाहे पेलियोजोइक देगा ऑप्शन में, चाहे आपको क्या दे देगा, कैम्ब्रियन काल दे देगा, तो दोनों आप पहले से समझते रहिएगा, ठीक है। करेक्ट, किस काल में प्रवाल जीवों का, प्रवाल जानते हैं ना, जानते कि नहीं प्रवाल, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहां पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पाया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा किस काल में प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर दोस्तों विस्तार हुआ है, ठीक है। ये किस काल में हुआ दोस्तों, ये हुआ है सिलुरियन काल में। किस काल में दोस्तों, इस काल का नाम है सिलुरियन काल। क्या है, सिलुरियन काल, ठीक है। सिलुरियन काल जो है दोस्तों, इस समय में प्रवाल जीवों का विकास हुआ है, ठीक है। इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, सर पे हाथ मत पीटिए। मुझे पता है, होता क्या है ना कि जो चीजें आपको नहीं आती आप हमेशा उससे दूर भागते हैं, और मेरी आदत है, मैं कभी बाजार देख के नहीं पढ़ाता कि बच्चों को क्या पढ़ने में मजा आ रहा है, मैं मजा नहीं दे सकता आपको, मेरी आदत है, शुरू से मेरी आदत रही। यही कारण है कि स्टडी 91 औरों से बहुत पीछे चल रहा है। क्यों, अच्छी चीज देंगे तो पीछे ही रहेंगे, कलयुग भी तो है, ठीक है। लोगों को वही पसंद आता है जो उनके काम की बातें नहीं करते, उसी में लोगों को ज्यादा मजा आता है। यहाँ काम की बातें हो रही थी, यहाँ मजा कम मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ सीरियस मूड में पढ़ाई हो रही, गंभीर होकर पढ़ना है, सीखना है, समझना है, तो यहाँ कहाँ मजा मिलेगा, ठीक है। इतने अच्छे पूरे चैप्टर को मैं कितने बढ़िया से समराइज किया हूं, कैसे 30 सवाल में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप कभी जाके ढूंढेंगे ना, इसके लिए 4, 6, 10 पेज लिखेंगे तब इतनी बातें समझ में आएंगी, जो मैं आपको IGT जैसे बता दे रहा हूं आधे घंटे में, ठीक है। आगे आइए, कह रहा किस कल्प को मत्स्युग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप अगर सनातन धर्म में विश्वास करते होंगे या भगवान विष्णु के उपासक होंगे, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के, तो आपको दोस्तों अवतारवाद की कहानी पता होगी। आपको पता होगा कि विष्णु जी के अवतार, तो दोस्तों जब कभी अवतार पढ़ा जाता है ना, तो कई लोग रटते हैं कि भाई अवतार कैसे क्या है, ठीक है। दोस्तों पहला जो अवतार था, अगर मैं विष्णु अवतार की बात करूं, ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं। अगर विष्णु अवतार की बात करें तो विष्णु जी का जो पहला अवतार हुआ था वो था मत्स्य अवतार। मत्स्य का मतलब होता है इस पृथ्वी पर सबसे पहले समुद्री जीवों का विकास हुआ है, पहले स्थलीय जीवों का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। कौन से जीव आए हैं, सबसे पहले समुद्री जीवों का विकास हुआ है, तो मत्स्य अवतार यहां पर मिलता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये समुद्री जीव दोस्तों यहां से निकलकर कहां पर आ गए, स्थल पे आ गए। धीरे धीरे उभयचरों का विकास हुआ, इसलिए यहां पर कच्छप अवतार मिलता है, कछुए का अवतार, ठीक है, कच्छप अवतार, ये दूसरा अवतार मिलता है। फिर तीसरे नंबर पे आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां वराह अवतार मिलता है, वराह अवतार, ठीक है। वरा मतलब होता है शुअर, ठीक है, वो स्थल पे रहने वाला जीव है, ठीक है। फिर इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इंसान क्या बना दोस्तों, धीरे धीरे वरा अवतार, अभी जानवर था, अब जानवर को मिलाकर दोस्तों यहाँ नरसिंह अवतार बनता है। क्या बनता है, नृसिंह, ठीक है, नृसिंह अवतार, ठीक है, नरसिंह अवतार बनता है। नरसिंह बोलते हैं, नर माने आदमी, सिंह माने शेर, ठीक है, यानी आधा जानवर आधा मनुष्य, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या बनता है, नरसिंह के बाद वामन अवतार आपको मिल जाएगा। वामन अवतार के बाद दोस्तों कृष्ण अवतार मिलेगा, ठीक है। आदमी पहले छोटा था, आदि मानव छोटे थे ना, फिर धीरे धीरे लंबाई बढ़ी, ठीक है। कृष्ण अवतार मतलब एक ऐसा अवतार जहां पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह किया जाता था, तो कृष्ण अवतार, ठीक है। कृष्ण अवतार के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, राम अवतार मिलेगा। कैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की बात होगी, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों इसी क्रम में आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको बुद्ध अवतार मिलेगा, आगे चल के कल की अवतार की बात करेंगे ना, ये सब लाइन से, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो सबसे पहला अवतार था वो था दोस्तों मत्स्य अवतार। क्या था, मत्स्य अवतार, सबसे पहले जलीय जीवों का विकास हुआ, वो इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। कह रहा किस कल्प को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। देखिए, रीढ़ विहीन जीवों का निर्माण तो आपने पढ़ा प्रोटीरोजोइक में हो ही गया, ठीक है। और चाहे अपृष्ठवंशी की बात कीजिए, चाहे समुद्री जीवों की बात कीजिए, सब आपने देख लिया कि भाई प्री कैम्ब्रियन से लेकर के जो थोड़े बहुत बचे खुचे थे वो कैम्ब्रियन तक में पूरे हो गए, ठीक है। पैलियोजोइक में आके पूरे हो गए। भाई छिछले समुद्रों का निर्माण हो गया तो और जीवों का निर्माण होना शुरू हुआ, उत्पत्ति होनी शुरू हुई। लेकिन दोस्तों मत्स्य युग एक ऐसा युग आया जिसको मत्स्य युग के नाम से जाना था, जहां बहुतायत मात्रा में अनेक प्रकार के दोस्तों मछलियां आई। वो था दोस्तों डिवोनियन कल्प, ठीक है। क्या था दोस्तों, उसे डिवोनियन कल्प के नाम से जानते हैं या इरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। डिवोनियन कल्प, इसे मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अगला सवाल, कह रहा किस काल में
स्थल पर जंगलों की मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे स्थल पर अब जंगल बनने शुरू हो गए और मुलायम पत्ती वाले वनस्पतियों का विकास हुआ। इसके पहले पत्ती विहीन वनस्पतियों का विकास हुआ था जो बहुतायत मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे। अब मुलायम पत्तियों वाले वनस्पतियों का विकास हो रहा दोस्तों। ये किस युग में होने लगा? ये भी दोस्तों डिवोनियन काल में ही हुआ है। दोनों काम एक साथ, ठीक है। एक तरफ मत्स्य युग है, दूसरी तरफ जंगलों का विस्तार भी हो रहा है, ठीक है। तो डिवोनियन कल्प जो आप याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये दोनों को आप समराइज करके पढ़िएगा। किस कल्प में बड़े बड़े वृक्षों का विकास हुआ। बड़े बड़े वृक्ष मतलब कितना आपको बता दूं मैं, 100 फीट के पेड़ इस समय होते थे, ठीक है। इस काल में 100 फीट मतलब 3-3, 4-4 तले। अब तो वृक्ष की जैसे आदमियों की हाइट कम होती जा रही है, वैसे दोस्तों पेड़ पौधों की हाइट भी कम होती जा रही है, ठीक है। नहीं तो अगर पुराने समय की बात करेंगे तो उसमें 100 फीट के वृक्ष हुआ करते थे। आज भी अमेजन के जो जंगल है वहां बड़े बड़े वृक्ष दोस्तों पाए जाते हैं। तो बड़े बड़े वृक्षों का विकास दोस्तों ये किस काल में हुआ? ये हुआ था दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में। किसमें? कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। ये कार्बोनिफेरस काल वो काल है जिस समय आपने पढ़ा था ना कि पहले पूरा समुद्र एक था जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता था और सारे स्थल खंड भी एक थे। ये अमेरिका कहीं दूर नहीं था, ये अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप सब एक साथ थे, बंधे थे आपस में, ठीक है। तब उसे पेंजिया कहा जाता था। पहली बार ये 2 भागों में विभाजित हुआ, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। वो विभाजन दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ था? कार्बोनिफेरस युग से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट वाली बात है, मजेदार पॉइंट है ना। सीखिए बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पूछा जाए कि किस कल्प में बड़े बड़े वृक्षों का विकास हुआ, तो क्या बताएंगे? कार्बोनिफेरस युग में दोस्तों बड़े बड़े वृक्षों का विकास हुआ है। किस कल्प को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से डिवोनियन को, जिस तरह से आपने पढ़ा डिवोनियन, ठीक है, जिस तरह से आपने पढ़ा कि डिवोनियन युग को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे मत्स्य युग कहा जाता है। उसी तरह आज सवाल आपसे कर रहा है कि बताइए कोयला युग किसे कहा जाता है? खूब कोयला, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ कोयला का विकास हुआ होगा तो कोयला युग। और ये किस काल से संबंधित दोस्तों? यह भी कार्बोनिफेरस से ही संबंधित है, ठीक है। कार्बोनिफेरस हुआ क्या था दोस्तों? जलवायु परिवर्तन के कारण आप पढ़ेंगे, एक बड़ी अच्छी थ्योरी है दोस्तों, वेगनर की थ्योरी। वेगनर महोदय का नाम सुना है? जब वेगनर का नहीं सुना होगा तो मॉर्गन का भी नहीं सुना होगा, हैरिस का भी नहीं सुना होगा, सुनिए जाकर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का नाम सुना है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं। विवर्तनिकी का सिद्धांत नहीं। पढ़िए जाकर, वीडियो देखिए, मैंने इस पर भी वीडियोस दिया हुआ है, ठीक है। काफी पहले ही समझाया, आप देखेंगे वीडियो तो मजा खूब आएगा। एक वीडियो ही आपका दिल जीत लेगा। हुआ क्या था? वेगनर महोदय ने कहा कि एक ऐसा समय है जब अचानक से क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हो गया और पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो माइनस में चला गया। आप कहेंगे सर ये सब फर्जी बातें हैं। क्यों? आइस एज मूवी जब देखा तुमने तब तो नहीं कहा फर्जी मूवी है। आइस एज मूवी क्या दिखाता है? यही तो दिखाता है कि पूरी दुनिया कैसे बर्फ में तब्दील होती जा रही है। एनिमेशन मूवी अब देखिए कुछ कुछ चीजें मूवी से सीखने को मिलता है, ठीक है। आप एक बार देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा देखकर, ठीक है। तो दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ? आपने पढ़ा कि वही युग है जब 100 फीट के बड़े बड़े पेड़ थे। तब तक दोस्तों पूरी होने लगी बर्फबारी, तो पेड़ दोस्तों धरती के अंदर क्या हो गए? दब गए। और जब हजारों साल तक अगर पेड़ धरती के अंदर दबे रहेंगे, आप बताओ कोयला बनेगा कि नहीं बनेगा? कोयला बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल कोयला बनेगा। अच्छा, अगर पेड़ पौधे दबेंगे तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु नहीं दबेंगे क्या? वो भी तो दबेंगे। हाँ सर, दबेंगे तो भी। तो आप बताओ कि जमीन के अंदर जीवाश्म पाए जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल पाए जाएंगे। इसी तरह से जोड़ जोड़ के पढ़िए। कठिन क्या है भाई? आप समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं समझेंगे तो सब कठिन है। आगे देखिए, किस काल में बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ? ठीक है, अभी तक तो दोस्तों बड़े बड़े वृक्षों का निर्माण हुआ था, उभयचर जीवों का निर्माण हुआ था। अब रेंगने वाले जीव यानी सरीसृप वर्ग की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है सरीसृप वर्ग की बात हो रही है, ठीक है। बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का दोस्तों विकास कब हुआ है? तो यह भी कार्बोनिफेरस युग में ही हुआ है, ठीक है। सर ये कार्बोनिफेरस एरा जो सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कालखंड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काल में बताइए पेड़ भी बना, कोयला भी बना, रेंगने वाले जीव भी बने। हाँ बने ना, ये सब कुछ एक साथ है। किस काल में भ्रंशन के कारण, भ्रंश जानते हैं ना, जमीन का धंस जाना, पहले दरार पड़ना फिर धंस जाना। किस काल में भ्रंशन के कारण आंतरिक झीलों का विकास हुआ? आंतरिक झीलों मतलब ढेर सारी झीलों का विकास हुआ। यह हुआ था दोस्तों पर्मियन ईरा में। कहां हुआ था? ये
पर्मियन काल की घटना है। कहाँ का कब की घटना है दोस्तों? पर्मियन काल की घटना है, जिस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा था? आंतरिक झीलों का निर्माण हो रहा था। भाई जो स्थान दब जाएगा, मान लीजिए कहीं दरार हुआ, वो स्थान धंस गया, बाद में दोस्तों बारिश वारिश होगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो झील नहीं बन जाएगा। झील कहाँ बनेगा बताओ? एकदम प्लेन में झील बनेगा कि थोड़ा गड्ढा होना चाहिए, जहां थोड़ा सा जो धरातल वो दबा होना चाहिए, तभी तो पानी इकट्ठा होगा। सिंपल सी बात है, वही है आंतरिक झीलों का विकास हुआ। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ते हैं जो ग्रेट लेक्स का नाम सुने अमेरिका में, जिसमें सुपीरियर का नाम आता है, जिसमें मिशिगन का नाम आता है, ह्यूरॉन का नाम आता है। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, अंगुलीनुमा झील से कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो सीखने समझने पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सारे विषय मैंने डिटेल में पढ़ाकर समाप्त किए हैं। आप इधर उधर घूमना बंद कीजिए, अपने आधे घंटे को समय को निकालिए, स्टडी 91 को दीजिए, इस वीडियो सीरीज को देखिए। एक एक विषय ऐसे ही मैंने बहुत इत्मीनान से पढ़ाया है, ऐसे नहीं 335 लेक्चर हो गया। आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि किस काल में ब्लैक फॉरेस्ट, नाम सुना जर्मनी वाला? हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, वाजिस हो गया, सब यूरोप वाले हैं। ठीक है, जैसे भ्रंसोत, ठीक है, आधा त और थ लिखेगा, भ्रंसोत पर्वत और तिएन शान, टीएन नहीं दोस्तों, तिएन शान बड़ा सा रहेगा, ये रहेगा तिएन शान। ये पड़ता दोस्तों चीन में। तिएन शान कहां पर दोस्तों? ये चीन में। और अल्ताई एवं अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बना, वाजिस पर्वत बना, अल्ताई बना, अपलेशियन बना और तिएन शान बना। इन सब का निर्माण कब हुआ दोस्तों? इन सब का निर्माण भी पर्मियन ईरा में ही हुआ है। ठीक है, पर्मियन कल्प में ही हुआ है। और पर्मियन कल्प में आपने क्या पढ़ा? अंतर्देशीय झीलों का निर्माण। क्या पढ़ा दोस्तों? अंतर्देशीय झीलों का निर्माण भी दोस्तों इसी ईरा में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल्य सरीसृपों का जन्म। ठीक है, ये मांसाहारी सरीसृप थे, मत्स्य तुल्य मतलब मछली नहीं थे, मछली के समान थे। और कैसे थे दोस्तों? मांसाहारी थे। ठीक है, अच्छा, कर इनका जन्म तथा केकड़ा के समान मछलियों को, जिसे लॉबस्टर कहा जाता है, यहां ट रहेगा, लॉबस्टर। ठीक है, लॉबस्टर कहा जाता है। लॉबस्टर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? चाहे आप सरीसृप, इस तरह के सरीसृपों का जन्म कहिए, चाहे इसका कहिए, इसका जन्म हुआ था दोस्तों ट्रायसिक काल में, ट्रायसिक ईरा। ठीक है, ट्रायसिक कल्प में। ठीक है, कल्प कहिए, ईरा कहिए। ठीक है, ट्रायसिक कल्प में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। मांसाहारी जीवों का विकास, वो भी समुद्र के अंदर। ठीक है, करा किस काल में मेंढक एवं कछुओं की उत्पत्ति हुई? देखिए, उभयचरों की उत्पत्ति तो काफी पहले हो चुकी है, वो तो दोस्तों प्री कैम्ब्रियन ईरा में ही हो चुकी है। लेकिन यहां पर स्पेशली मेंढक और कछुओं की बात कर रहा है। मैं उस समय बताया था, इन लोगों का नाम लिया था मैं, लेकिन इनको बाद में इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये जो मेंढक और कछुए बने दोस्तों, ये किस काल में बने हैं? यह भी दोस्तों ट्रायसिक ईरा में ही बने हैं। ठीक है, कब बने हैं? ये ट्रायसिक कल्प में भी इनका निर्माण हुआ है। ये आप याद रखेंगे। जिस समय दोस्तों मांसाहारी मत्स्य तुल्य सरीसृपों का निर्माण हो रहा था, केकड़ा जैसे लाप्लास्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका निर्माण हो रहा था, उसी समय दोस्तों कछुआ और मेढक का निर्माण भी हुआ है, उनकी उत्पत्ति भी हुई है। ठीक है, आगे दे रहा है कि किस काल में डायनासोर का विकास हुआ? ये हम लोग जो जुरासिक काल की मूवी, जुरासिक ऊपर देखते हैं ना, डायनासोर वाली मूवी। ठीक है, जुरासिक पार्क के नाम से आती है। वो जुरासिक पार्क क्या है? कोई नाम नहीं है, जुरासिक एक्चुअली में कल्प का नाम है। तो ये जो डायनासोर हैं दोस्तों, ये जुरासिक ईरा में विकसित हुए थे। ठीक है, इस ईरा का नाम ही क्या था दोस्तों? इसका नाम ही था जुरासिक ईरा या जुरासिक कल्प या काल। ठीक है, तो याद रखेंगे, उसी लिए ये कहा जाता है, कुछ अलग से नहीं। हम लोग पढ़ते हैं जुरासिक पार्क, जुरासिक कुछ और नहीं भाई, जुरासिक एक ईरा का नाम है। जैसे मेढक कछुए की बात हो और कोई ट्रायसिक करे। ठीक है, बस। अब ऐसे अब कहेंगे सर नितिन सर आपको कैसे याद हो जाता है? मेढक बोलता कैसे? ट्र ट्र, तो बोलिए ट्रायसिप। इस तरह से याद रख लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे छोटा छोटा ट्रिक भी बनाना पड़ता है। करे किस काल में स्थलचर यानी स्थलों पर रहने वाले जीव, जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, और नभचर यानी नभ यानी आकाश में रहने वाले जीव, पक्षियों के निर्माण की बात हो रही भाई। ठीक है, करे किस काल में स्थल, जल और नभचर जीवों का दोस्तों विकास हुआ है? तो याद रखेगा, ये जुरासिक काल में ही हुआ है। ठीक है, तभी तो दोस्तों जब जुरासिक पार्क वाली मूवी देखते हैं तो आप उसमें वो भी देखते हैं ना कि कुछ ऐसे जीव भी मिलते हैं जो उड़ते रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी डायनासोर मिलते हैं जो उड़ते रहते हैं ना, उन सब का निर्माण दोस्तों इसी कालखंड में हुआ है। करा सर्वप्रथम
पुष्प वाले पादप। देखिए सबसे पहले तो पत्ती विहीन पादपों का निर्माण हुआ, फिर मुलायम पत्तियों वाले पादपों का निर्माण हुआ, और फिर जाकर दोस्तों पुष्प वाले पादप अर्थात आवृतबीजी पौधों का दोस्तों विकास हुआ है। ये कब हुआ दोस्तों? यह भी जुरासिक काल में ही हुआ है। ठीक है, जुरासिक काल में इस तरह के आवृतबीजी पौधे का भी विकास हुआ है। ठीक है, देखिए जुरासिक ईरा हो गया और कार्बोनिफेरस हो गया, ट्रायसिप हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत वाला जो आप कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन पढ़े, ठीक है, ये 4-5 ईरा को पढ़ लीजिए। जब कभी सवाल बनते हैं ना तो खासकर यहीं से बनते हैं, बाहर से नहीं आते हैं ज्यादा। ठीक है, करा अमेरिका के रॉकी और एंडीज पर्वत, आपने अरावली और धारवाड़ की बात किया ना शुरू में हमारे यहाँ, वो सबसे पुराने हैं। और ये उसी तरह से अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में, ये दक्षिण अमेरिका में, रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। करा अमेरिका के रॉकी एवं दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण दोस्तों ये किस कालखंड में हुआ है? तो इस कालखंड का नाम था क्रिटेशियस। क्या नाम था दोस्तों? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल में दोस्तों इनका निर्माण हुआ है। याद रखेंगे अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है दोस्तों? रॉकी पर्वत याद रखेंगे। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों कौन सी पर्वत है? यहां पर है एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज पर्वत, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए। करा भारत में ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्भेदन। ठीक है, पहले क्या हुआ दोस्तों? धरती फटी, दरार हुआ, और उस दरार से पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो बाहर आके जम सा गया। ठीक है, तो कह रहा भारत में ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्भेदन से जिस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, जिस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये किस कालखंड में हुआ? ये सारी घटनाएं दोस्तों क्रिटेशियस काल में ही घटित हुई हैं। ठीक है, किस काल में दोस्तों? यह क्रिटेशियस काल में ही दोस्तों घटित हुई हैं, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, चाहे दक्कन ट्रैप की बात करते और चाहे काली मिट्टी की बात करते। काली मिट्टी कुछ और नहीं दोस्तों, ये पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो ठंडा होने से दोस्तों धीरे धीरे काली मिट्टी का निर्माण उसी से हुआ है। ठीक है, करा किस काल में डायनासोर लगभग विलुप्त हो गए? ठीक है, अगर हम डायनासोर की उत्पत्ति की बात करें कि डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई थी, तो आपने पढ़ा इसकी उत्पत्ति तो सर जुरासिक काल में हुई थी। कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति जुरासिक काल में हुई थी। लेकिन अगला सवाल दे रहा भाई कि डायनासोर विलुप्त कब हो गए, कब ये अचानक से पूरी तरह से समाप्त हो गए, इसकी बात कर रहा है। तो याद रखेंगे क्रिटेशियस काल में। कब हुए दोस्तों? क्रिटेशियस काल। अब आपके मन में एक सवाल और आ गया, सर एक आध लाइन में बता सकते हैं कि इतने बड़े बड़े डायनासोर कैसे समाप्त हो गए? कहा जाता है दोस्तों धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी फटा, इतना फटा ना कि जितने भी जीव जंतु थे सब समाप्त हो गए। क्रिटेशियस काल की घटना है। ये जो दरारी उद्भेदन है, चाहे दोस्तों पर्वतों का निर्माण है, इन सब के कारण की वजह से दोस्तों धीरे धीरे मौसम बदला और ये उन मौसम में जी नहीं पाए। कुछ तो जल के राख हो गए, कुछ मौसम में जी नहीं पाए, इस वजह से दोस्तों इनका कायाकल्प हो गया। ठीक है, आगे देखिए। करा किस काल में मानव सदृश, सदृश मतलब होता है मानव के जैसा, जैसा मानव आज का है उस जैसा बंदरों एवं छोटे स्तनपायी चूहों का निर्माण हुआ। स्तनधारी चूहे मतलब जो बच्चे देते हैं, अंडे देने वालों को स्तनधारी नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये इनका निर्माण कब हुआ दोस्तों? इनका निर्माण हुआ पेलियोसीन काल में। कहां पर हुआ दोस्तों? पेलियोसीन काल में दोस्तों मानव सदृश बंदरों का विस्तार हुआ और स्तनधारी चूहों का विकास हुआ, ये आप याद रखेंगे। करा किस काल में प्राचीन बंदर, गिब्बन का नाम सुना होगा दोस्तों, खासकर के इंडोनेशिया वगैरह में पाए जाते हैं। हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, गैंडा हो गया, सुअर हो गया, इनके पूर्वजों का उदय हुआ। ठीक है, ये नहीं पैदा हुए, इनके भी पूर्वज चल रहे थे, इनके पूर्वज इनसे भी भयानक दिखते थे। ठीक है, ये इन लोगों की बात आती है दोस्तों इयोसीन काल में। कहां पर आती है? इयोसीन काल। ठीक है, इयोसीन काल में दोस्तों इनके पूर्वजों की बात होती है। करा बृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुई? देखिए अगर आप हिमालय पर्वत की बात करेंगे, हिमालय पर्वत कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर, पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर म्यांमार तक चला जाता है। म्यांमार में एक अराकान योमा आप पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे,
वह भी हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है। अराकान योमा, नहीं सुना? सुनिए, मैं बता रहा हूं, याद रखिए, ठीक है, वो है दोस्तों। अब मुद्दा यह आता है कि हिमालय पर्वत की लंबाई हो गई, अगर हम चौड़ाई की बात करें तो सबसे जितना ज्यादा उत्तर में जाएंगे, तिब्बत साइड जाएंगे, उतना बड़ा विशाल आपको पर्वत नजर आएगा, वो बृहद हिमालय है। उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद शिवालिक है, उसके बाद तराई क्षेत्र आता है। तो कई पार्ट में है, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर धीरे धीरे, जैसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे बना हुआ हिमालय, ठीक है। तो कह रहा बृहद हिमालय की, हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों ये किस कालखंड में हुआ है? जब मैंने अरावली बताया, मैंने कहा अरावली हो गया, धारवाड़ हो गया, विंध्य हो गया, सब बहुत पुरानी है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। और इस बृहद हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों ये किस कालखंड में हुआ है? ये जो इयोसीन है, ये इसी कालखंड में हुआ है, ठीक है। इयोसीन काल में ही बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। समझ रहे हैं ना? मैं सीक्वेंस में एकदम पढ़ा रहा हूं आपको, आगे पीछे आपको कुछ नहीं रटना, एकदम सब कुछ सीक्वेंस में अपने, ठीक है। आगे बढ़िए। करा पूंछ विहीन बंदर, एक ऐसा बंदर जिसके पास पूंछ ही नहीं है। हाँ, पूंछ विहीन बंदर, तभी तो मानव बनेंगे, ठीक है। यानी मानव के पूर्वज, होमोसेपियंस अभी नहीं कर सकते, मानव के एकदम नियरेस्ट पूर्वज दोस्तों कौन कहे जाते हैं? होमोसेपियंस कहे जाते हैं। उनकी बात नहीं करें, लेकिन पूंछ विहीन जो बंदर थे, इनका उदय दोस्तों कब से हुआ है? तो इनका उदय हुआ है ओलिगोसीन से। कहां पर दोस्तों? ओलिगोसीन, ठीक है। ओलिगोसीन युग जो था दोस्तों, इसमें पूंछ विहीन बंदर देखने को मिले। जबकि दोस्तों मानव सदृश बंदर, मानव सदृश बंदरों की उत्पत्ति दोस्तों कहां हुआ था? तो ये हुआ था पेलियोसीन में। पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना, पेलियोसीन, ठीक है। पेलियोसीन, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से एक पॉइंट याद रखेगा, आज पढ़ा दिया, तुरंत के तुरंत ना भूल जाओ, ठीक है। करा लघु और मध्य हिमालय। देखिए जिस तरह से बृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुई दोस्तों? इयोसीन काल में, ठीक है। बृहद हिमालय की उत्पत्ति ये कब हुई है दोस्तों? इयोसीन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इयोसीन काल में हुई है। उसी तरह सवाल दे रहा है कि लघु और मध्य हिमालय जो है इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो ये बृहद हिमालय के बाद हुई है। इयोसीन काल के बाद कौन सा आया दोस्तों? ओलिगोसीन काल आया। ओलिगोसीन के बाद दोस्तों एक युग आया मायोसीन। कौन सा युग आया? एक युग आया मायोसीन, ठीक है, मायोसीन युग, ठीक है। मायोसीन युग में जाकर दोस्तों क्या हुआ है? इस लघु और मध्य हिमालय का विकास हुआ, ठीक है। और ये वही समय है जब अंटार्कटिका में पेंगुइन की उत्पत्ति देखी गई है, ठीक है। अंटार्कटिका में पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन की उत्पत्ति भी दोस्तों इसी काल में हुई है, याद रखें। अंटार्कटिका है कहां पर दोस्तों? ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, दक्षिण ध्रुव की तरफ ना, याद रखेंगे। करा काला सागर का नाम तो सुना होगा, बिल्कुल सुने सर। काला सागर हो गया, उत्तरी सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, है झील लेकिन इतना बड़ा है कि उसे समुद्र का नाम दे दिया गया। अरब सागर हो गया। इनकी उत्पत्ति दोस्तों कब हुआ है? तो इन सब की उत्पत्ति हुई दोस्तों प्लायोसीन काल में। कब हुई दोस्तों? प्लायोसीन काल में इनकी उत्पत्ति हुई है। यह भी आप याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते पीडीएफ के लिए, सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। पहले क्लास में पढ़ना सीखिए। मैं सभी वीडियोस के लिए जो भी 335 लेक्चर है ना, इनके पीडीएफ में आपको फ्री में अवेलेबल कराया हूँ। आप स्टडी 91 की वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहां आकर आप एक एक जो है पीडीएफ फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विषय जो पूरी तरह पढ़ा दिए गए। पहले देखो जब ये बोर्ड वोर्ड नहीं था ना, कॉपी पे मैं पढ़ाता था, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट क्लास थी, ठीक है। ये उन्हीं के हैंड एंड नोट्स हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस नोट्स को परचेज किया और अपनी अच्छी तैयारी की है, ठीक है। तो आप विजिट कीजिए study91.co.in पर, वहां आके फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे विजिट करके स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।